हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में कि क्या होता है एटॉमिक रेडियस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी तक के जितना हमने स्टडी किए हैं केमिस्ट्री के बारे में, एटम के बारे में, तो हमको ये कंसिडर किए हैं हमने कि जो एटम होते हैं उनको माना गया है कि वो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो जो एटम होते हैं वो इस स्फेयर के शेप में इस टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं। ओके, तो क्योंकि स्टूडेंट्स इन एटम को स्फेयर के शेप में कंसीडर किया गया है, माना गया है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्फेयर शेप है इसका तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी रेडियस होगी, तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे या टेक्निकली डेफिनेशन क्या होगी, चलिए समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि किसी भी एटम में इस एटम के बीच में जो एक पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर देखिए, समझिए इस चीज को, मान लेते हैं, मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूं। ये हो गया न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया उसका पहला शेल। मान लेते हैं इस एटम के पास सिर्फ एक ही शेल है, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस का और जो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। राइट, डायग्राम से तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, यहां लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, तो इस सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली यानी कि बिल्कुल सही सही मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन वो रीजन जिसकी वजह से हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली बिल्कुल सही सही मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है स्टूडेंट्स कि जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो हमको मिलते ही नहीं है कि वो एक अकेला एटम हमको मिल जाए। तो अगर एक अकेला एटम हमको मिल जाएगा तो हम सिंपली उसकी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर ले, बट ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी एटम जो है वो हमको फ्री स्टेट में मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बात आती है कि अगर कोई एक एटम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल कैसा होता है, तो ये एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन स्टेट में हमको मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि उन एटम को सेपरेट करना एंड उसके बाद उनकी एटॉमिक रेडियस को मेजर कर पाना ये बिल्कुल भी एक इजी टास्क तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे। एफर्ट का मतलब ये कि चलिए एफर्ट लगा भी दें तो उसके बाद भी जब हम एटम के एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो हमको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं मिलती है। तो इस वजह से उसको सेपरेट करने के बाद भी हमको एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस जो है वो नहीं मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड रीजन है कि एटम के वेव मैकेनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओके, एक थ्योरी है जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोस में कि वेव मैकेनिक्स थ्योरी होती है। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनमें दो नेचर हमको देखने को मिलते हैं, पार्टिकल लाइक नेचर भी और वेव लाइक नेचर भी। राइट स्टूडेंट्स, समझिए इस चीज को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पाथ में मूव करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप का नेचर देखने को मिलता है, एक होता है पार्टिकल लाइक नेचर और दूसरा होता है वेव लाइक नेचर। ओके, तो ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल टाइप का भी नेचर शो करते हैं तो वेव टाइप का भी नेचर शो करते हैं। राइट, तो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं, मतलब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे, कभी मान लेते हैं यहाँ पे मिलता है तो कभी घूमते घूमते वो कहीं और यहाँ मिल जाएगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एकदम डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं मतलब उसका पाथ भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों टाइप का बिहेवियर दिखाता है, पार्टिकल लाइक भी एंड वेव टाइप भी। तो इस वजह से भी उस एटम की एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं होता है। चलिए देखते हैं थर्ड रीजन। एटम्स का जो साइज होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, जो कि उसके चारों तरफ एटम है या फिर इस एटम से जो दूसरे एटम्स एसोसिएटेड है यानी कि जुड़े हुए हैं उनके वजह से। यानी कि स्टूडेंट्स कि किसी भी एटम की साइज फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कि उसके आसपास कौन से एटम प्रेजेंट है या फिर वो किन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो कि एटम की साइज फिक्स करता है या उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जो एटम की साइज होती है वो कुछ रीजंस पे डिपेंड करती है। ओके, अब वो फैक्टर्स क्या क्या है चलिए वन बाय वन देखते हैं स्टूडेंट्स। द वेरी फर्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक एटम है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक एटम है, तो इस एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में जो न्यूक्लियस है
इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा एटम्स का, तो उसके साथ साथ ये न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इस चीज को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो उन एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ई माइनस लिखते हैं। एंड ये प्लस जो है ये है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिव होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको अपनी तरफ खींचेगा ये। तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस ऑर्बिट का जो शेप है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को जो ये न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखिए क्या होगा, उससे ये जो ऑर्बिट है थोड़ा सा पास में आ जाएगा इसके, राइट, क्योंकि इसको कोई खींच रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाएगा, एंड इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से उस एटम की एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाएगी। रीजन क्लियर है स्टूडेंट्स? वही चीज यहां लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा, एंड इस वजह से उस एटम की एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर था जिसपे एटम की साइज डिपेंड करती है। सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एटम है जिसके पास बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ओके, मान लेते हैं इसी पे हम बात करते हैं, यहाँ एक और बना लेते हैं, इसमें मान लेते हैं ज्यादा ऑर्बिट है, सपोज करते हैं इस टाइप से ऑर्बिट है। ओके, अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो उस वजह से उस एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतने ज्यादा ऑर्बिट लगेंगे हमको उन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए। एंड इसी वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये एटम जो है बड़ा होते जाएगा। ओके, एंड इस तरीके से जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे उतना ही जो एटॉमिक रेडियस होगी स्टूडेंट्स वो ज्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। थर्ड फैक्टर जो कि एटम की साइज को अफेक्ट करता है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके पहले कि मैं आपको पॉइंट समझाऊं, चलिए समझते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये एक एटम का न्यूक्लियस है एंड ये पहला ऑर्बिट है, एंड मान लेते हैं ये एक सेकेंड ऑर्बिट है। ओके, अब देखिए होता क्या है, अभी हमने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में जो ये प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ये हमने आपको बताया था, इस तरीके से ये जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो ये प्रोटॉन जो है यानी कि जो न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ इस पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही नहीं खींचता है, बल्कि ये दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना उनको भी अपने तरफ अट्रैक्शन करता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स से अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ओके, तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है। अब देखिए ये जो पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड ये भी निगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि सेम चार्ज है। तो ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, राइट, माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, दूर जाते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट चार्ज होते हैं जैसे कि माइनस प्लस, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखे थे कि प्लस और माइनस जो है एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब की ये जो न्यूक्लियस है ये दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींचना चाहता है, अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपल्शन करते हैं, यानी कि धक्का मारते हैं, पास आने नहीं देते। तो इस वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है, जितना ज्यादा ये ऑर्बिट होंगे, जितने ज्यादा ये दूर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो पहले ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को पास आने नहीं देता है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है इस अट्रैक्शन फोर्स से। यानी कि
जितने जोर से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है उससे ज्यादा ताकत लगा करके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, यानी कि दूर भेजता है। ओके स्टूडेंट्स, कहानी क्लियर हो रही है? तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस ऑर्बिट वाले या इससे ज्यादा दूर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तक के इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उस इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ खींचने की ताकत शो नहीं कर पाता है। यानी कि फिर से बोलता हूं मैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन है ये दूर जो ऑर्बिट है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको उस ताकत से खींच नहीं पाता है, क्योंकि ये जो पहला ऑर्बिट या जो पास वाले ऑर्बिट है ये कहीं ना कहीं इनको शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं, यानी कि बचाते हैं। यानी कि एक चीज समझ में आ रहा है कि जो पास वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस का असर जो है वो दूसरे दूर ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनपे होने ही नहीं देता है। इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए अभी इस रीजन को समझते हैं। तो यहां बोला गया है कि एटम है, उस एटम में जैसे जैसे उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि इनर वाले इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है, जितना ज्यादा होता है उतनी ही उस एटम की एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे दूर ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उन पर असर होने नहीं देता, इसलिए वो दूर रह सकते हैं, उनको खींच नहीं सकते हैं। इस वजह से उन एटम की एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट के वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं कम होते जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस का असर दूर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पास तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि सिर्फ अगर हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस को हमको डिटरमाइन करना है, पता करना है, तो हम सिर्फ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो ये पॉसिबल तरीका नहीं है। एंड इसी वजह से ये डेफिनेशन जो अभी हमने आपको बताए थे कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। इस वजह से हमको 4 दूसरी और नई ऑपरेशनल डेफिनेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखने मिलती है। अब वो क्या होती है तो आप देख सकते हैं, वॉन्डर वॉल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस। क्वेश्चन आता है अभी 4 नई रेडियस क्या है, किस टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आगे आने वाले वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया एटॉमिक रेडियस का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।